नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे, विपिन अग्रवाल जी का एकांकी अदृश्य आदमी की आत्महत्या, बहुत ही रुचिकर एकांकी है। बने रहिए अंत तक हमारे साथ, क्योंकि इस एकांकी में अंत में जो विषय, जो सार सामने आएगा, शायद कहीं भी आपको इस प्रकार का विषय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपन किसको पढ़ रहे थे? विपिन अग्रवाल को। विपिन अग्रवाल को पढ़ रहे थे। और अग्रवाल जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? अग्रवाल जी द्वारा रचित पढ़ रहे थे अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। ये एकांकी अपन यहां पर पढ़ रहे थे। कहां थे अपन? अपन थे मोती के घर पे, थे ना? हाँ, मोती के घर पे थे। और मोती के घर के आगे जो कुर्सियां पड़ी हुई है, उन कुर्सियों पर मोती बैठा था, धीरज बैठा था। उसी समय यूं होता है कि प्रश्न एक ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? धीरज यूं पूछता है कि बताओ इधर उधर की। और उस इधर उधर की बात में अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि मोती यूं कहता है कि देखो, मैं सच बोलता हूं हमेशा, मैं न कभी इधर की करता और न कभी उधर की, यानी मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। और जैसे ही वो ये बात कहता है तो वो जो अदृश्य व्यक्ति, यहां पर मैं आपको एक और बता देती हूं कि अदृश्य व्यक्ति जो इनमें से किसी को भी, ये जो पात्र आएंगे एकांकी में, किसी को भी दिखाई नहीं देगा। हर बार बाईं ओर से आएगा और बाईं ओर ही चला जाएगा। अब मोती के पास आकर खड़ा हुआ था, मोती को तेज तमाचा जड़ देता है। और जैसे ही मोती के गाल पर तमाचा पड़ता है तो मोती कहता है कि मुझे किसी ने मारा। अब उन दोनों में बहस होती है। धीरज देखकर भी आता है। इस बीच कई क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में अपनों ने पिछली क्लास में देखा था। अंत में धीरज यूं कहता है कि देखो, न कोई तमाचा मारने वाला है, न कोई यहां पर आया। तो जब तमाचे का कोई प्रूफ ही नहीं है तो तमाचा भी नहीं। मोती कहता है मतलब क्या? तमाचा पड़ा ही नहीं तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? जब तमाचा लगा ही नहीं तो हम सच कैसे माने? तो मोती यूं कहता है कि देखो, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे तमाचा लगा है। तुम्हें लगता होता तो तुम्हें पता चलता, मुझे लगता तो मैं ऐसे नहीं करता। तो तुम क्या करते? मैं क्या करता? छोड़ो, मैं क्या करता वो छोड़ो, क्योंकि तुम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब यहां पर धीरज कह रहा है कि मैं जो करता वो तुम नहीं कर सकते, तो इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो। मोती कहता है कि क्यों नहीं कर सकता? बता तू क्या कर सकता है, बता। तुम्हारी गाल पर तमाचा पड़ता तो तू करता क्या, पहले ये बता। अब धीरज यूं कहता है कि मैं पता है क्या करता। आराम से आकर कुर्सी पर बैठता है और यूं गर्दन खड़ी करता है, और गर्दन खड़ी करके और यूं कहता है कि मैं जिस गाल पे तमाचा पड़ा है उससे दूसरी गाल आगे कर देता और यूं कहता कि मुझे मारो। मैंने आपको बताया था कि ये तमाचा मारकर अदृश्य व्यक्ति बाईं ओर वापस चला गया था, है ना? ये आया, तमाचा मारा, उसके बाद चला गया। अब ये फिर बाईं ओर से आया और आकर के अब धीरज के पास अदृश्य व्यक्ति खड़ा हो गया। अब धीरज क्या कह रहा है कि मैं तो मतलब एक गाल पर पड़ा, दूसरी गाल भी आगे कर देता। मैं तो ये करता, एक गाल पर मारा तो दूसरे पर भी मार खा लेता। मोती, क्यों खा लेते तुम्हें क्या दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? नहीं, मैं दूसरा गाल आगे कर लेता, मैं दूसरी गाल पर भी तमाचा खा लेता, क्योंकि मैं उदार व्यक्ति हूं, मैं उदार हूं। और जैसे ही इसने उदार बोला, वैसे ही तेज तमाचा अदृश्य व्यक्ति ने उसके गाल पर भी जड़ दिया और जड़कर ये वापस बाईं ओर चला गया। अब धीरज अपनी गाल सहला रहा है। अभी तो ये दूसरा गाल आगे कर रहा था, अब ये फिर से अपने आप को सहला रहा है। क्या हुआ कि मुझे भी किसी ने मारा। मतलब इस प्रकार से है वो धीरज
अपने आप को सहला रहा है। इसी बीच एक और घटना होती है। मोती की पत्नी राधा आ जाती है यहां पर और बुदबुदाती है। बुदबुदाती का मतलब होता है बड़बड़ाना। बुदबुदाती हुई यानी बड़बड़ाती हुई आती है। कौन है? मोती की पत्नी, क्योंकि मोती के घर पे है तो मोती की पत्नी राधा भी यही है। अब ये बड़बड़ाती हुई आती है। तुम दोनों को तो कोई फिक्र ही नहीं रहती, कोई बातों में लग जाती हो तो कुछ पता ही नहीं रहता। देखो कैसे अंधेरे में बैठे हो, अंधेरा हो गया और लाइट नहीं कर सकते। इस प्रकार से वो राधा ऊपर आती है, लाइट करती है और लाइट कर और फिर रेलिंग के पास खड़ी हो जाती है, बाहर की तरफ देखती है। रेलिंग के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देखती है। और जब बाहर की तरफ देखती है तो एक बार देखती है, फिर इधर उधर घूमने लग जाती है, फिर एक बार देखती है। मोती और धीरज अपने आपस में बातें कर रहे हैं। अब राधा एक बार के लिए रेलिंग के पास गई और रेलिंग के पास जैसे ही गई तो ऐसे जैसे मतलब बहुत ही प्रसन्न हुई, जैसे मतलब उसका कोई अजीज आ रहा है। बहुत ही खुश हुई और फिर आओ भगत के स्वर में, यानी किसी की आओ भगत करते हैं ना, उस स्वर में अपन कहते हैं ना, अरे आओ आओ कैसे हो क्या हो, तो उसी प्रकार से ये भी आओ भगत के स्वर में बोलती है, आइए आइए सीता जी आइए आइए, और बड़ी प्रसन्न सी लग रही है। और उसी समय सीढ़ियों के रास्ते से एक व्यक्ति और एक औरत, एक आदमी और एक औरत, दो लोग आते हैं। आदमी का नाम है राम और औरत का नाम है सीता। ये दोनों आते हैं। जैसे ये ऊपर चढ़ते हैं, राधा सीता को लेकर और दूसरी दिशा में यानी एक साइड में खड़ी हो जाती है, एक कोने में खड़ी हो जाती है और दोनों फुसफुसाकर ऐसी बातें करने लगती है जैसे दोनों पुरानी मित्र हो। और दोनों इतने अच्छे से बातें कर रही है, धीरे धीरे बातें कर रही है। उनकी बातें कभी कभार ही किसी के कानों में पड़ रही है, कभी कभी हल्की हल्की हंसी भी सुनाई देती है। तो इस प्रकार से ये दोनों सहेलियां, लग रहा है भी सहेलियां कि दोनों है वो बातें कर रही है और ऐसे भी लग रहा है कि दोनों मित्र है और बहुत समय से ये मिली है। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें कर रही है। राम सीढ़ियों के दरवाजे से ऊपर आता है, फिर वही 2 कदम चलता है, फिर 3 कदम चलता है। 3 कदम पर ये जो कुर्सी पड़ी हुई थी, इस पर जो मोती बैठा हुआ था उसको हाथ पकड़कर खड़ा करता है। मोती खड़ा हो जाता है तो स्वयं इस कुर्सी पर बैठता है, उसका लंगड़ापन महसूस करता है, लंगड़ेपन को महसूस करके और फिर स्वयं खड़ा होता है। फिर 2 कदम दरवाजे की तरफ चलता है, फिर दरवाजे में वही एक छेद ढूंढता है और जैसे ही छेद को ढूंढ लेता है तो फिर प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर फिर वापस मोती के पास आता है और मोती से फिर हाथ मिलाता है, सुनाओ भाई कैसे हो। अब है ना एब्सर्ड परंपरा का कि भाई ये मेरी गलती नहीं है, ये लेखक लिख रहा है और लेखक लिख रहा है असंगत एकांकी है तो असंगत में इस प्रकार की चीजें तो आती रहेगी। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका नियम है मोती का कि जब तक कोई पूरी प्रक्रिया नहीं करता वो पहचानता ही नहीं है, जैसे धीरज को नहीं पहचाना। तो शायद हो सकता है कि राम भी इस बात को जानता हो। तो राम फिर यहाँ पर मोती से आकर मिलता है। मोती से मिलकर और जैसे ही उससे हाथ मिलाता है मोती बड़ा ही प्रसन्न होता है, और भाई कैसे हो, और फिर जाकर और राम के गले मिलता है, दोनों आपस में मिलते हैं। फिर क्या होता है, जब राम को मोती बैठने के लिए कहता है, 3 कुर्सियां थी, एक पर धीरज बैठा हुआ था, एक पर मोती और एक पर राम। तो मोती है वो राम को बैठने के लिए कहता है, राम बैठने लगता है तो राम यूं कहता है कि ये लोग किसके लिए कहेगा, बताइए आप लोग बताइए। यहां पर 3 कुर्सियां हैं, 3 कुर्सियां हैं तो 3 कुर्सियों पर तो कौन बैठ गए, धीरज
राम और मोती। तो राम ने यूं कहा कि भाई ये लोग कहाँ बैठेंगे, ये लोग का मतलब राधा और सीता कहाँ बैठेंगी। तो मोती यूं कहता है कि देखो ये भी बैठ जाएगी, ये अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेगी, आप बैठो। तो इस प्रकार से मोती भी बैठ जाता है, धीरज भी बैठ जाता है और राम भी बैठ जाता है। फिर जिसका घर था, राधा का घर था, तो राधा जाकर अंदर से दो बुने हुए स्टूल लेकर आती है और वो स्टूल डालकर और बैठ जाती है। एक स्टूल पर स्वयं बैठती है और एक स्टूल पर कौन बैठ जाती है, सीता बैठ जाती है, सीता को दे देती है। इस प्रकार से है वो यहाँ पर पांचों के पांचों लोग बैठ जाते हैं। वो किस क्रम में बैठे हैं, किस पंक्ति में, लेखक ये भी बताता है। मोती और मोती के पास राधा और राधा के पास धीरज, धीरज के पास सीता और सीता के पास राम। इस प्रकार से है वो सब लोग बैठ गए। बैठते ही और राधा ने मोती से कहा, भाई सबका परिचय तो करवा दो, क्योंकि सबका परिचय तो होना चाहिए। तो मोती कहता है कि हाँ क्यों नहीं, सबका परिचय करवाता हूं। तो सबसे पहले तो धीरज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखिए ये है श्रीमान श्रीधर। अब हो सकता है कि धीरज का नाम बाहर का श्रीधर हो, तो कहते हैं कि ये है श्रीमान श्रीधर, ये दार्शनिक है, अध्यापक है, साथ साथ इस विषय की खोज करने वाले हैं कि एक व्यक्ति जब सोचता है तब काम नहीं कर सकता और जब काम करता है तब सोच नहीं सकता। यानी एक व्यक्ति, एक मनुष्य है, वो एक समय में एक व्यक्ति एक समय में सोचना और कार्य करना एक साथ नहीं। एक व्यक्ति, श्रीधर एक दार्शनिक है, तो दार्शनिक होने के नाते उसने एक खोज की है, नई खोज की है। और उसने क्या खोज की है कि एक व्यक्ति या तो एक समय में काम कर सकता है या सोच सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके विचार से क्या सही है, क्या दार्शनिक महोदय सही है? सभी के सभी जो भी क्लास देख रहे हैं वो सब के सब मुझे कमेंट करके बताएंगे और तभी मैं मानूंगी कि हाँ इन बच्चों ने सभी क्लास देखी है या पूरी क्लास देखी है। तो यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर श्रीधर यूं कहते हैं कि ये एक अध्यापक है और दार्शनिक है, यानी श्रीधर का परिचय कंप्लीट हुआ। उसके बाद वो बढ़ते हैं सीता जी की तरफ। ये मिसेज राम है, इनके लिए कोई विशेष परिचय नहीं है, सिर्फ मिसेज राम बताते हैं। और इसके बाद राम के बारे में बताते हैं कि ये एक लेखक हैं, आप एक लेखक हैं, इस प्रकार से परिचय करवाया जाता है। ये एक शैली होती है। धीरज के लिए कहा जाता है कि आप श्रीधर हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप एक दार्शनिक हैं, आपने एक खोज की है। उसके बाद राम के लिए, इनके लिए कहते हैं कि आप मिसेस सीता जी हैं और आप राम हैं और एक लेखक हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी के पक्ष में, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी के पक्ष में जो भी समिति कार्य कर रही है उस समिति के अध्यक्ष हैं। और साथ साथ यूं भी कहते हैं कि इतनी कम उम्र में, अब यहाँ पर उम्र इनकी नहीं बताई जाती। धीरज तो 30 वर्ष के हैं, मोती 40 वर्ष का है, ये तो अपने को एकांकी के प्रारंभ में ही पता चल जाता है। परंतु राम की उम्र नहीं बताई जाती, बस इतना कहा जाता है कि छोटी सी उम्र में ही ये लेखक है, लिखते भी हैं, साथ साथ अंग्रेजी की जगह हिंदी को स्थापित करने में जो समिति कार्य कर रही है उस समिति के ये अध्यक्ष है। बहुत ही छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि इनके पास है। मोती इस प्रकार से सबका परिचय करवा देता है और जैसे ही परिचय खत्म होता है वैसे ही धीरज राम से कहता है, आप एक लेखक हैं, आप क्या लिखते हैं,
आप क्या लिखते हैं। अब आगे जो प्रश्न आने वाले हैं ना वो बड़े मजेदार होने वाले हैं। क्यों मजेदार होंगे? क्योंकि राधा सीता से बराबर प्रश्न करेगी, धीरज राम से बराबर प्रश्न करेगा, और प्रश्न दोनों एक जैसे चलेंगे। कैसे? थोड़ा सा बता देती हूं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इन्होंने यूं कहा कि क्या लिखते हो, लेखक हो या कवि हो? ये कहते हैं कि लेखक और कवि। ये पूछती है कि आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। यानी फिर ये पूछते हैं कि कितने लिखे? ये बोलता है 2 लिखे, ये बोलती है 3 लिखे। बिल्कुल जैसे संख्यात्मक उत्तर इसके आएंगे संख्यात्मक, शब्दात्मक उत्तर इसके आएंगे शब्दात्मक, इस प्रकार से आएंगे। किस प्रकार से आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और एकांकी किस तरह से मोड़ लेगा। अब यहाँ पर एब्सर्ड परंपरा का एकांकी भी बहुत रुचिकर हो जाएगा, और विपिन अग्रवाल जी ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महान एकांकीकार थे। तो आज की क्लास में इतना ही, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।